हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया, यानी देखा जाए तो इतिहास का चैप्टर जो है 15वां, जिसमें हम 18वीं सदी में भारत की स्थिति के विषय में जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के हो, कोई भी बोर्ड के बच्चे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ में जो कंपटीशन तैयार कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। खास तौर पे यूपीएससी जो एग्जाम तैयार कर रहे हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ काफ़ी आपके लिए ज़रूरी भी है। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is the most important here, the culture milieu. There is a most important, the culture milieu in the 18th century. Today I will discuss here a 18th century of culture condition in India. There is a most important topic here. It is generally maintained that is the 18th century witnessed a general decline in the material life. The cultural life and period also has often been to the degraded, and however there is the appear to be a little justification for such a portrayal of the 18th century. Even Delhi was the economical condition is a unique callous decline. Had a number of major is a poet and philosopher and thinker in the epoch from to Shah Palehal and the Mir Taik Mir. And further is a regard to the court is great important. They tend to take on the function of the principle of return of high culture, whether in a music, the visual art and literature. It is also is related to the dispersed center, or ranging from the Awadh to the Bikaner and the Lahore to the Tanjore. That is a fine their quarterly is the tradition of culture presiding, and the Tanjore is under to the Marathas is a particularly fine example of culture reference, in which literacy product of high quality of Tamil and Telugu, Sanskrit and Marathi continued, with some of the Marathi rulers themselves playing a significant direct role. Similarly, it is the 18th century Athaneswar that the main is a composition of what is today known as the Karnataka and tradition of India classical music, and come to be written by such as men to the Tyagaraja, Mutal Swami, and Dextra and the Syama Sastri. Finally, the period of both the development of a distinct style of painting and Thanaswa. Fusing of element is imported from the northern with the older local tradition of textile painting. This volatility was not to be restricted to pure to be religious a culture. To begin with, many of their threads and music tradition, as well as a formal literacy as a generous of the period and picked up, and the is an incorporated is a folk influence. At the same time, the interaction of popular Hinduism and Islam give a particular flavor to the culture activity associated with there is a pilgrimage and festivals. More than in the earlier century, the tradition of the long distance pilgrimage to be major center for the Varanasi to be a Rameswaram.
increasing, and this can be seen to be fit in with the general trend of increasing mobility. It was common for a post-Mughal state to be employed to the mercenary and soldier and imported to the scribes as a clerk. In the 18th century, Hyderabad, for example, is a kasta from there is a north where is employed in there is a large number in the bureaucracy. In a Mysore, Maharashtrians, Brahmans, where is given to the physical of ficals as an official and earlier as the 17th to 20th century. It is apparent that is the mobility of the musician, man of the latter and artist was widely prevalent. When a major new political center emerges, it is rapidly and attract to the talent. As evidence is a Ranjit Singh as a Lahore. Here, Parisians is literature of high quality was produced, but not at a cost of literacy output in a Punjab. At the same time, new development were visible in the field of the architectures and their painting. This is important. Further to northern and principality of the Kangra is a fostered an important new school of painting. Devoted is largely of Vaishnava themes. The cultural assimilation was the outcome of mutual influence and respect. Among the major religions, the Marathas is supported the swing of the Sheikh Muhyiddin Chishti in Ajmer, and the Raj of Tanjore financed the swing of the Sheikh is Sahul Hamid as a Nagur, and Tipu Sultan of Mysore is supported the Sringeri temple, and the Muslim joyfully participate in the Hindu festival, just as the Hindu were is a part of the Muharram's processions. And indeed, it to the surprising to the large proportions of what is understood today to be a part of India's traditional culture is the attributable to this is a period and also is a preceding century. यदि हम यहाँ पर बात करें अत्यंत महत्वपूर्ण जो है टॉपिक संस्कृति, आप सोचिएगा कि संस्कृति वातावरण जो हम यहाँ पर टॉपिक कर रहे हैं आखिर किसके अंतर्गत है। तो मैं आपको साफ बता दूं कि ये जो हम संस्कृति वातावरण कर रहे हैं 18वीं शताब्दी के अंतर्गत कर रहे हैं कि 18वीं शताब्दी में संस्कृति वातावरण किस प्रकार की रही होगी और वहाँ पर कौन चीज़ों का जो है महत्व था और किस चीज़ों पर जो लोगों का जो है अधिक फोकस हुआ करती थी। तो ये सब 18वीं शताब्दी के अंतर्गत है कि 18वीं शताब्दी में वातावरण किस प्रकार का बना हुआ था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। अगर सामान्य तक देखा जाए कि संस्कृति वातावरण क्या था तो सामान्य तौर पर यह माना गया है कि 18वीं शताब्दी में जो है भौतिक जीवन में सामान्य पतन हुआ था, यानी भौतिक जीवन में बहुत से जो यहाँ पर जो है पतन देखने को मिला इसमें 18वीं शताब्दी में। और इस समय का संस्कृति जीवन भी छिन्न भिन्न हो गया था, यानी संस्कृति जीवन जो है लोगों का बिल्कुल ही तहस नहस हो गया था। हालांकि 8वीं शताब्दी के इस चित्रण के कुछ ही औचित्य है, यानी कुछ ही बातें इसमें सच्चाई दिखती है, सभी बात सच्चाई के योग्य नहीं है। लेकिन दिल्ली जिसकी आर्थिक व्यवस्था जो डवाडोल हुई थी में भी उस समय जो है महान कवि दार्शनिक तथा विचारक भी हुए। शाह वलीउल्लाह से लेकर मीर तक यानी सबके सब जो थे 18वीं शताब्दी के अंतर्गत ही जो है अपना जीवन यापन किए थे। कहते जो क्षेत्रीय राजा दरबारों का महत्व बढ़ा उन्होंने जो है समृद्धि संस्कृति चाहे वह संगीत हो या कला या साहित्य हो को संरक्षण देने के प्रति अपनी रुचि भी जताई गई। यह हमें विभिन्न केंद्रों पर अलग अलग शैलियों में प्राप्त होती है, यानी देखा जाए तो ये अलग अलग केंद्रों पे अलग अलग शैलियों में जो है अपना अस्तित्व बनाए रखे हैं। अवध से जो है बीकानेर तक तथा लाहौर से तंजौर तक कोई भी व्यक्ति संस्कृति के अस्तित्व के दरबारी परंपराओं को देख सकता है। यानी देखा जाए चाहे कहते हैं चाहे बीकानेर हो चाहे लाहौर हो से तंजौर तक कहते हैं इसकी जो है संस्कृति की अस्तित्व को जो है आप बेखूबी जो है देख सकते हो। संस्कृति परंपराओं के संगम का सर्वाधिक उत्कृष्ट उदाहरण मराठा शासित तंजौर था, जहां तमिल तेलुगु संस्कृति तथा मराठी भाषा में साहित्यिक रचना हुई, जबकि कुछ मराठा शासकों ने प्रत्यक्ष भूमिका भी निभाई इसके अंतर्गत। और इसी प्रकार जो 18वीं शताब्दी में ही तंजौर में संगीत का विकास भी हुआ, जिसे आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की कर्नाटक परंपरा बोलती हैं। यानी देखा जाए तो 18वीं शताब्दी में तंजौर में संगीत का विकास हुआ
जिसे आज भारतीय शास्त्रीय संगीत का कर्नाटक परंपरा बोलते हैं। यानी हुआ तंजौर में, लेकिन लोगों का विचारधारा था कि यह कर्नाटक परंपरा से जोड़ी गई, जिसे जो है त्यागराज, तुमलो स्वामी दीक्षित तथा श्याम शास्त्री जैसे महान व्यक्तियों ने जो है कव लिपि लिखकर की थी। तो ये इनकी महानता को जो है नकारा नहीं जा सकता और ये इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान दिया। अंत में इस युग में जो है तंजौर ने चित्रकला कला की भी कुछ विशिष्ट शैलियों का विकास इसी के अंतर्गत भी हुआ और इससे उत्तर के जो है कपड़े रंगने की पुराने परंपराओं के साथ जो है इसको मिश्रित कर दिया गया। देखिए, उत्तर में जो कपड़ा रंगने की शैली थी, इस परंपरा के साथ जो है इसको मिक्स कर दिया गया। यह सौंदर्य केवल शुद्ध रूप से जो है श्रेष्ठ संस्कृति तक ही सीमित नहीं रहा। यदि शुरुआत करें तो संगीत तथा रंगमंच की परंपराएं तथा इस काल के साहित्य के विभिन्न रूप जो है विद्याओं को लोक प्रभाव के साथ जो है सम्मिलित भी किया गया। इसी समय लोकप्रिय हिंदू तथा मुसलमानों ने तीर्थ यात्रा तथा लाहौर से संबंधी कई सांस्कृतिक कड़ियों को भी शुरुआत की। पहले की शताब्दियों में लंबी दूरी की तीर्थ यात्रा वाराणसी के मुख्य केंद्र से जो है रामेश्वरम तक बढ़ी और उत्तर जो है मुगल काल में किराए के सैनिक ले जाना तथा लिपु का जो अधिकारियों को दूसरे स्थान से लाना एक आम बात हो चली थी। तो ये काफ़ी महत्व की बात यहाँ दर्शाती है कि तीर्थ यात्रा वाराणसी के मुख्य केंद्र से रामेश्वरम तक बढ़ती थी और उत्तर मुगल काल में किराए के सैनिक ले जाना और लिपि अधिकारी को दूर स्थान लाना एक आम सी बात बन गई थी। उदाहरण के लिए 18वीं शताब्दी में हैदराबाद में उत्तर भारत बड़ी संख्या में जो है कायस्थ राजतंत्र में नियुक्त किए गए। तो जो काफ़ी उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है कि हैदराबाद में उत्तर भारत की बड़ी संख्या में जो है कायस्थ राजतंत्र की नियुक्ति हुई। मैसूर में जो है 1720 में वित्तीय कार्यालय जो है महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को सौंप दिया गया और प्रतीत होता है कि संगीतीय लेखकों तथा कलाकारों की गतिशीलता भी इसी समय के दौरान काफ़ी प्रचलित हो गई थी। कहते जब भी कोई नई राजनीतिक शक्ति उभरती थी, वो जो है प्रतिभाओं और आकर्षित किया करती थी। तो जनरल सी बात है, देखा जाए तो उस समय बहुत से प्रतिभाएं जो है आकर्षित का केंद्र बना और राजनीतिक शक्ति भी उस समय उभर रही जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो इनकी महत्वता को जो है ठुकराया नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए लाहौर के महाराजा रणजीत सिंह, यानी देखा जाए तो लाहौर के महाराणा रणजीत सिंह जो थे, पूरे पंजाब के सूबे को जीत के उन्होंने जो है अपनी महानता का परिचय दिया था। लेकिन उनके जो है वंशों को द्वारा जो है उनकी सल्तनत को जो है संभालना स्वाभाविक बात नहीं रह गई थी। उच्च श्रेणी का ईरानी साहित्य विकास हुआ। देखा जाए तो इस समय जो था उच्च श्रेणी का ईरानी जो है साहित्य विकास हुआ, किंतु पंजाबी भाषा की कीमत पर नहीं, यानी पंजाबी भाषा की कीमत पर नहीं हुई, ठीक है, लेकिन उच्च श्रेणी का साहित्य जरूर विकास हुआ, लेकिन कोई और भाषा में। इसी समय जो है स्थापित तथा चित्रकला में भी नए विकास देखने को मिलता है। कि सुदूर उत्तर में कांगड़ा में चित्रकला की एक नई शैली का जन्म हुआ जो मुख्यतः वैष्णव विषय वस्तु पर जुड़ी हुई थी। यानी वैष्णव से जुड़ी हुई जो है नई चित्रकला की जो है विकास हुआ। संस्कृति, माहौल, प्रभावों तथा आदर का ही परिणाम था और मुख्य धर्मों में मराठे ने अजमेर में शेख जिजुद्दीन चिश्ती की दरगाहों को संभाल रखा था। यानी इन्होंने जो है अजमेर में देखा जाए तो मराठों ने जो है शेख जो है मियुद्दीन चिश्ती की जो दरगाहों को संभाल के रखा था। वहीं तंजौर के राजा ने नागपुर के शेख साउद हमीद की दरगाह को आर्थिक सहायता भी दी थी। तो इस समय देखा था जाए तो राजा का भी महत्व कम नहीं था, वो हर चीज़ों को जो है आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया करते थे। कहते हैं मैसूर में टिप्पू सुल्तान ने जो है श्रीगरी मंदिर के वित्तीय मदद भी की तथा मुसलमान बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेते थे। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण बात आता है कि मुसलमान बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक हिंदुओं के त्यौहार में भाग लेते थे, यानी वो सभी एक हो रखे थे। उसी प्रकार जिस प्रकार हिंदू जो है उत्साहपूर्वक मुहर्रम का हिस्सा बनते थे, यानी हिंदू मुस्लिम में जो था जातियों की भेद इतनी नहीं थी, एक दूसरे के त्योहारों में जो है रहना, जीवन यापन करना, मनाना, प्रसन्नतापूर्वक रहना दोनों धर्मों के लिए महत्वपूर्ण बात थी। वास्तव में आचार्य है कि आज जिस भारत की जो है परंपरावादी सभ्यता कहा जाता है वह उस काल की तथा उत्तरवर्ती शताब्दी की ही देन है। यानी जो हम आज संस्कृतियों का प्रयोग कर रहे हैं, आखिर देखा जाए तो वो सारे के सारे 18वीं शताब्दी की ही देन है, जो कि काफ़ी अपनी महत्ता को दर्शाती है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है कि उस समय जो हुआ करते थे हिंदू मुस्लिम एक हुआ करते थे और एक दूसरे के त्योहारों में जो है प्रसन्नतापूर्वक भाग लिया करते थे और अपना कर्म किया करते थे।
तो इससे पता लगता है कि उनमें कितनी जो है एकता की भावना हुआ करती थी और कितना प्रेम हुआ करता था। आज की तरह नहीं, जो छोटी छोटी बातों पे जो है सांप्रदायिक दंगा फसाद होने लग जाता है, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ी जो है हमारे देश में मानवता के लिए खतरा का सबसे बड़ा सबब बन गया है। तो इससे हमें पुराने समय से कुछ सीखने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। The one next important topic here, a debate and the problem in understanding their history of 18th century. There is a most important today discussion of 18th century of here, but the next topic is the most important debate and problem in understanding the history of 18th century. You know that the debate on the nature of the 18th century has engaged historians of Mughal India as well as those interested in a chronicle study. Earlier Mughal study viewed the overall changes in the shadow of the Mughal political iconoclasm and the project the period as a dark age. The Mughal is a political crisis is seen to be accompanied by the economical and social breakdown as well as. However, that is a study of the scrutinize of 18th century is economical and society is regional and is a perspectives is a preceding and the beginning of the colonial rule that is the characterize the second half of the 18th century. Thus, the two positions agree around the continuity is versus is a change paradigms, and generally the India is a historian is a perceive the colonial is a conquest which began from to the mid 18th century as a point of the departure for Indian history. So the basis issue of pertaining to the 18th century are two: whether fall of Mughal Empire and initially to the fall of social economic structure as well as, and secondly whether to the arrival of colonialism was a fundamental break or not. Was the 18th century a dark age or was it a period of economical boom? Did it mark a sharp break or was it a period of the communities and change? How the British power in India expanded during the 18th century? And these are other questions concerning their nature of politics, society and economics, religious and culture made of study of high history of the 18th century. The highly debatable. There is the most important here. The debatable here a political, society, economical, religions, and culture made of study of history of 18th century. There is a debatable. Historians have traditionally is viewed India as 18th century as a dark era of warfare, political choose, and the economical decline as a sandwich the vitamin to stable and prosperous Mughal and British hegemonies. This view has a vigorous as a challenge by the most recent generation of historians. Indian historians, they are important and who have employs their continuities between the earlier Mughal and later British state and the constellations of a small successor state that is emerged with the beings of the Mughal power. The political turmoil which is affected the whole century. The force want to be asked whether the fall of the Mughal Empire, the lead to break of the central. The political authorities are trying their face of the synergies, firstly leading to the rise of regional kingdom, then the prevalent way of the dominance of British colonialism. Here it is important to understand whether it is just the decline of the Mughal state should be seen as the failure of the Indian society as well as there is a vacuum created by the fall of the central authorities and filled up by the regional power, namely is a Nawab of Awadh and Bengal and Nizam of the Hyderabad in the first half of century. However, whether the emergence of British state India and company as a political power was a break the Indian society, economical and politics, a market the beginning of next 200 years of British colonialism in India. There is the most important, the British here are 200 years of British is the colonialism in India. There is important period time.
यहाँ पर अगर हम बात करें कि 18वीं शताब्दी के भारत के इतिहास को समझने में कुछ मतभेद हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 18वीं शताब्दी के जो भारत के इतिहास को समझने में कई मतभेद हुए हैं। और इस मतभेद को जो हमारे माइंड से निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बात से आपको भी मतभेद हो जाएगा कि आखिर 18वीं शताब्दी के विषय में कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है, लेकिन 18वीं शताब्दी की वास्तविकता क्या है, तो ये जानना आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। कहते हैं चैप्टर तो आपने समझ लिया, लेकिन आपको ये जानना जरूरी रहेगा कि 18वीं शताब्दी के भारत के इतिहास को समझने में किस बात पे मतभेद हुआ है। तो यहाँ देखा जाए तो 18वीं शताब्दी के प्राकृतिक के बारे में विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद है, यानी प्राकृतिक इसके इतिहास के बारे में बहुत से इतिहासकार का मतभेद है, चाहे वह मुगल इतिहासकार हो या उपनिवेशिक अध्ययन में रुचि रखने वाले हो। आरंभिक मुगल अध्ययन मुगल साम्राज्य के पतन के दृष्टिकोण से सभी परिवर्तनों को देखते हैं तथा इस युग के अंधा युग भी करार देते हैं, यानी इस युग को अंधा करार युग देते हैं कि लोगों ने बिना सोचे समझे इतिहास लिखा है। और इस प्रकार मुगल राजनीतिक संकट को आर्थिक तथा सामाजिक विफलताओं के साथ देखा जा सकता है। हालांकि बाद के अध्ययनों ने 18वीं शताब्दी के अर्थव्यवस्था तथा समाज को क्षेत्रीय आधार पर अलग जरूर कर दिया था और उपनिवेशिक काल की शुरुआत दिखलाई, जैसे 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध कहा गया। और इस प्रकार दो स्थितियां निरंतरता बनाए और परिवर्तन के इर्द गिर्द बहस करती रही, यानी देखा जाए तो निरंतरता इसमें परिवर्तन देखने को मिला। सामान्य भारतीय इतिहासकार उपनिवेशी विजय को भारतीय इतिहास का प्रस्थान बिंदु मानते हैं, जो 18वीं शताब्दी के मध्य में आरंभ हुआ था। अंततः 18वीं शताब्दी के परिचय में दो मुद्दे उभर कर आते हैं। पहला तो ये आता है कि प्रथम क्या मुगल साम्राज्य के पतन में सामाजिक आर्थिक ढांचे के टूटने की शुरुआत कर दी थी। ये सबसे पहला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य के पतन ने सामाजिक आर्थिक ढांचों को टूटने की शुरुआत कर दी थी। और दूसरा उपनिवेश का आगमन परिस्थितियों या जन्य या नहीं थी, यानी देखा जाए तो उपनिवेशवाद का आगमन परिस्थिति के अनुसार थी कि नहीं थी। तो ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाता है। और उसके बाद क्वेश्चन आता है, क्या 18वीं शताब्दी के कला युग माना जाए या आर्थिक उन्नति का समय माना जाए, या कला युग माना जाए या आर्थिक उन्नति का समय माना जाए। तो सभी इतिहासकार में इस बात के बहुत ही मतभेद है। क्या यह बड़ा अंतराल था या निरंतरता के परिवर्तन का युग था? अब इस पर भी क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है। क्या किया जा सकता है कि ये अंतराल है या निरंतरता के परिवर्तन को युग कहा गया है? अंग्रेजी सत्ता भारत में किस प्रकार 18वीं शताब्दी में फैली, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो ये सबकी बड़ी बात है ना कि ये बहस की बात है। राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म तथा संस्कृति की मूल प्रवृत्तियों संबंधी प्रश्न 18वीं शताब्दी के इतिहास के अध्ययन में बहस पैदा कर देती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धर्म में इतनी विभिन्नता क्यों देखने को मिली। तो ये बहुत बड़ी बहस का विषय बन जाता है। यहाँ पर पारंपरिक तौर पर इतिहासकार भारत की 18वीं शताब्दी के काल युग बताते हैं, यानी देखा जाए पारंपरिक तौर पर तो इतिहासकार भारत की 18वीं शताब्दी को कला का युग बताते हैं, क्योंकि यह युद्ध, राजनीतिक कोलाहल तथा आर्थिक पतन का स्थिति एवं समृद्धि मुगलों का आधिपत्य शासकों के मध्य फंस गया था। यानी देखा जाए तो आर्थिक पतन का समय इसको माना गया, ठीक है। और समृद्ध मुगलों तथा आधिपत्य शासकों के मध्य ये तिरमिला रही थी, फंस गई थी। और इस दृष्टिकोण से हालांकि नई पीढ़ियों को भारतीय इतिहासकारों ने चुनौती भी दी, जिन्हें आरंभिक मुगल शासकों तथा उत्तरवर्ती अंग्रेज राज्यों की निरंतरता पर बल दिया गया तथा उन्हें छोटे राज्यों पर चिंता जताई गई जो मुगल शक्ति के क्षीण होते ही उदय हो गया था। पूरे भारत को प्रभावित करने वाली राजनीतिक उठापटक किसी को भी यह पूछने को बाध्य कर सकती है कि क्या मुगल साम्राज्य के पतन ने केंद्रीय रणनीतिक शक्ति में एक अंतराल उत्पन्न अस्थिरता के चरण को जन्म दिया था। तो ये तो प्रश्न पूछना आम बात हो जाती है, जिसमें पहले तो क्षेत्रीय शक्ति का उदय हुआ और बाद में इसे अंग्रेजी उपनिवेश के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो देखा जाए तो पहले क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ और बाद में अंग्रेजों ने इसको उपनिवेश बना के तहस नहस कर दिया। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि मुगल साम्राज्य के पतन को भारतीय समाज के पतन के लिए तथा शताब्दी के प्रवृत्ति में केंद्रीय सत्ता के पतन के फलस्वरूप रिक्त स्थान को भरने के लिए अवध तथा बंगाल के नवाब तथा हैदराबाद के निज़ाम जैसे क्षेत्रीय शक्ति के उदय के लिए जिम्मेवार माना जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, सच्चाई है। यद्यपि क्या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आविर्भाव भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था तथा राजतंत्र के लिए धक्का था, या अंग्रेजी उपनिवेश को 200 वर्षों तक भारत में शुरुआती थी?
देखिए, कहा जाए तो यहाँ पर जो है अंग्रेज उपनिवेशवाद कहते हैं 200 सालों तक जो है राज्य किया और अपना प्रभुता जमाए रखा और भारत का शोषण किया। तो यह आम बात नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इस बात पे जो है बहुत से इतिहासकार का मतभेद है और इस बात पे जो है कहते हैं बहस करने की आवश्यकता नहीं है। उस समय के इतिहासों को जानने और समझने की ज़रूरत है। कहते हैं मतभेद रखना, मतभेद करना या किसी बात को काटना, ये तो बड़े बड़े विद्वानों का एक चरम प्रमाण है कि वो विद्वान है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इन बातों को जो है अलग रूप दे के इनको जो है सही जो है अर्थों को जो है यहाँ बयान करने की आवश्यकता है। और सही मानने में अर्थ तो यही था कि 18वीं शताब्दी में देखा जाए तो जितना हमने जाना समझा, तो पतन के साथ साथ जो है उत्कृष्ट का भी समय काल था। जहाँ मुगल का जो है पतन हो गया पूरी तरह से, वहाँ पर जो है अंग्रेज़ों का उत्थान भी हुआ और अंग्रेज़ जो है भारत में आके अपना सत्ता का 200 साल जो है बहुत बेखूबी उन्होंने चलाया। बेशक उन्होंने भारत का कहते हैं शोषण किया, लेकिन कहते हैं शोषण तो हमने पढ़ा कि राजाओं के टाइम भी लोगों को जनता का शोषण हुआ करता था। तो अंग्रेज़ों ने किया तो कौन सी बड़ी बात है। और आज क्या, आज शोषण नहीं हो रहा है? आज देखिए शोषण हो रहा है। आज बहुत जगहों पर देखिएगा तो यहाँ पर जो है शोषण का ही एक कंडीशन देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको समझना और जानने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में तिरपान स्टडी सेंटर का आपने हेल्प करना है। तो इसलिए जो आपको कुछ भी नहीं करना है, यूट्यूब से जो है कॉपी को लिंक को जो है कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। इसे जो बच्चों को ज़रूरत होगा वो बेखूबी जो है आपके स्टेटस से देख लेंगे। ठीक है, और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी जो है हम अगले वीडियो में अच्छे से मिलेंगे और अच्छा चैप्टर को जो है करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करने से भी फायदा होता है कि आपको जो है होम पेज मिलता है जहाँ पर आपको तिरपान स्टडी सेंटर द्वारा बनाया गया हर एक वीडियो मिल जाता है जो आपके सिलेबस के अंतर्गत है। ठीक है, जो आपके सिलेबस में आता है उस वीडियो को देखिए, समझिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।